आज की क्लास में भी चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को ही मैं आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ, जिसमें टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इस टॉपिक को प्रीवियस सारे क्लासेस में आप सुनते आ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही आपका क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और बेसिकली मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो दो ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें से एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में आप काफी एक्सप्लेनेशन प्रीवियस लेक्चर्स में ले चुके हैं। ठीक है, और दूसरा मोड कौन सा बचा यहाँ पे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस टर्म को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहला जो वर्ड है आपके पास, दैट इज सेक्सुअल। ठीक है, अब ये क्या मीनिंग लेके आता है, इट मीन्स कि यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जिसमें से एक क्या होगा, मेल गेमेट होगा, और दूसरा क्या होगा, फीमेल गेमेट। ठीक है, ये मैंने सिंबल बना रखा है, बट मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, अब ये सिंबल्स काफी कॉमन है, हर जगह यूज होते हैं। आप एक्सक्लूसिव कुछ शोरूम्स वगैरह देखिएगा जो मेल्स के लिए होते हैं, तो वहां पे ये सिंबल बना होता है। ठीक है, फीमेल्स के लिए कहीं पे कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स दिख रहे होते हैं, तो वहां पे ये सिंबल बना होता है। ठीक है, डिओड्रेंट्स के ऊपर भी आपने देखा होगा, काफी कॉमन है। ठीक है, तो शॉर्ट में हम इस सिंबल का यूज हमेशा करेंगे आगे की क्लासेस में। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये बात समझा रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दो डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट्स की रिक्वायरमेंट है, एक है मेल और दूसरा है फीमेल गेमेट। ठीक है, तो इस मेल ने अपने पास अपने 100% फीचर्स को रिजर्व करके रखा हुआ है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फीमेल की, तो फीमेल के पास भी इसके 100% फीचर्स रिजर्व है। ठीक है, मेल के भी 100% फीचर्स रिजर्व है यहाँ पे, फीमेल के लिए भी इसके 100% फीचर्स क्या है, रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात आती है कहाँ पे, अब बात आती है गेमिटोजेनेसिस की। ठीक है, अब बात कहाँ आती है, गेमिटोजेनेसिस। ये वर्ड्स काफी आसान है, इसको समझना बहुत इजी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप इस टर्म को ध्यान से देखिए। लिखा है गेमिटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गेमेट इज नोन एज गेमिटोजेनेसिस, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो गेमिटोजेनेसिस के थ्रू क्या होगा, अब यहाँ पे ये 100% फीचर्स थे। ठीक है, अब ये कैसे 100% है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, आपको पता है कि जितने ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे आप पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, चाहे इंडिया के टोटल 135 करोड़ पीपल की बात कर लीजिए, सबकी बात आप कर लीजिए। ठीक है, सबके पास क्या होगा, 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। ठीक है, अगर मेल हो उसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करें तो उसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। ठीक है, अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स है ये किस तरीके से हैं, और 23 पेयर्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या है, इसके ये पेयर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी तरीके से, यानी कि 46 है, तो ये भी कैसे होगा, ये 23 पेयर्स में होंगे। ठीक है, क्या है ये, क्रोमोसोम्स है। अब कहीं आप ऐसा ना समझ लीजिए कि पता नहीं क्या लिखा है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है, ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ये 46 यहाँ पे 100% है, फीमेल में भी ये 46 क्या है, 100% है। ठीक है, बट गेमिटोजेनेसिस के बाद, गेमिटोजेनेसिस के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ये 50% कैरेक्टर्स ही रह जाते हैं, रैंडम सिलेक्शन होता है। आप यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, जो ये 46 और ये किस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हम एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के पैटर्न को बहुत ही बेसिक लेवल पे देखना स्टार्ट करते हैं, तो ये इस तरीके से टोटल क्या होंगे, 46 पेयर में होंगे। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, मैं यहाँ पे गिन के नहीं बना रही कि ये 23 पेयर है ही है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, सपोज कीजिए कि ये 23 पेयर्स में है, ठीक है। लेकिन अब इसमें से अगर गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद क्या होना है यहाँ पे, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद यहाँ पे जो डबल डबल कॉपीज है, मतलब जो पेयर्स में प्रेजेंट है, बात को समझिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे जो पेयर्स में प्रेजेंट है उसमें से एक एक, यानी कि पूरे 23 पेयर में से अगर आप हाफ निकालिएगा, अब ऐसा नहीं कि 23 है तो आपने जोड़े में ही सबको निकाल लिया वहां से, वैसा नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसा बोल रही हूँ कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक एक को उसमें से अगर निकाल दिया तो 23 होंगे वो नंबर में। मतलब अगर 46 आपके पास 100% है तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि उसमें से अगर आप हाफ को करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 50% ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस स्ट्रक्चर को हम डिप्लॉयड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो और बना दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बच्चों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड टर्म में होती है। एग्जाम्स में जब हम नोटबुक्स चेक करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों से पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हैप्लॉयड, बच्चा वहां पे आंसर कर रहा होता है सिंगल सेल इज रेफर्ड एज हैप्लॉयड, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब उनसे डिप्लॉयड पूछा जाता है तो डिप्लॉयड के आंसर में वो क्या लिखते हैं, 2 सेल्स आर रेफर्ड एज डिप्लॉयड। ये एग्जैक्टली क्या है, रॉन्ग है, गलत है। और ये रीजन क्या है इसका, क्योंकि वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उनको कभी ये क्लियर हुआ ही नहीं कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का मतलब क्या है। अगर आपको यहाँ पे हैप्लॉयड और डिप्लॉयड टर्म समझ नहीं आते, आपको कभी भी आपकी किताब का चैप्टर 5 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन समझ में आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि वहां पे सब कुछ आपको किस तरीके से और कैसे पढ़ाई करनी है, सब रोल किसका है, आपके पेरेंट्स से कैरेक्टर्स आप में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में एक लेमैन की तरह मैं आपको समझा रही हूँ कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे 9th क्लास में आपको पढ़ाया जाता था, क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब जब आप वहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं कि डिप्लॉयड क्या है और हैप्लॉयड क्या है, आपको बात समझ नहीं आ रही, तो ऑब्वियस है कि वहां पे आपके बहुत सारे बायोलॉजी के पोर्शंस वीक होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो यहाँ पे 46 है, यहाँ पे मैंने डिप्लॉयड बनाया है, आप याद रखिएगा। इसको 2n लिखते हैं इस तरीके से, क्या लिखते हैं, 2n लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको n करने जा रहे हैं, मतलब हैप्लॉयड करने जा रहे हैं, ठीक है। इस साइड में मैंने डिप्लॉयड बना के छोड़ दिया है। अब जब यहाँ गैमेटोजेनेसिस के थ्रू ये डिप्लॉयड इस तरीके से मेल के पास भी है, इसी तरीके से डिप्लॉयड फीमेल के पास भी है, ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो होता क्या है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, इसमें से एक एक ही, कॉपी नहीं बोल रही मैं यहाँ पे, सिंगल सिंगल ओनली 23, ओनली 23। और ये बात याद रखिएगा, ये लकी ड्रॉ की तरह होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, कोई भी इसमें अपनी तरफ से फिक्सिंग नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जैसे क्रोमोसोम्स को वहां पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वैसे ही क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होके जाएंगे, एक्सेप्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि आज के डे में आपको पता है टेस्ट ट्यूब बेबी के केसेस काफी कॉमन हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जहां पे इनफर्टिलिटी लीड करती है, तो वहां पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो वहां पे डॉक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कैसे क्रोमोसोम्स को वहां पे क्या करा रहा है, फर्टिलाइज करा रहा है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसको हम यहाँ पे एक्सेप्शन की तरह बाहर कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरली इन वीवो कंडीशन, इन वीवो मीन्स होता है नेचुरल, ठीक है। अगर आपको वर्ड बोला जाए इन वीवो, VIVO, इन वीवो का मतलब है नेचुरल कंडीशन, इन वीवो का मतलब है नेचुरल कंडीशन, ठीक है। और इन विट्रो अगर टर्म आता है तो इन लैब कंडीशंस, इन विट्रो का मतलब है लैब कंडीशंस के अंदर। तो कहीं भी अगर आपको इन विट्रो वर्ड लिखा है, बहुत सारे आजकल वैसे केसेस होते हैं, बहुत सारे और भी टर्म्स है बायोलॉजी के,
जहां पे आपको इनविट्रो वर्ड बार बार यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इनविट्रो कंडीशन के टर्म में, लैब कंडीशन के केसेस में क्या होता है, वहां पे डॉक्टर्स खुद सेलेक्ट करते हैं कि उनको कौन से क्रोमोसोम्स को वहां पे क्या करना है, फ्यूज कराना है, ठीक है। तो इसकी बात हम नहीं कर रहे, नेचुरल केसेस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए पेयर में है, ये कैसे है, पेयर में है, और यहाँ पे क्या है, ये सिंगल सिंगल है, तो ये एन है, क्या है, एन है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, ठीक है, सपोज कीजिए आपको अभी भी समझ नहीं आया, मैं आपसे पूछ नहीं रही, आप मुझे आंसर अभी दे नहीं रहे, तो मैं और आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। सपोज कीजिए कि आपके क्लास में 23 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, 23 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के पैर में शूज होंगे, ठीक है। आपने जो शूज डाल रखे हैं, स्टूडेंट्स हैं 23, कितने हैं, 23 हैं। स्टूडेंट्स की नहीं, उनके शूज की बात करते हैं। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स के शूज है यहाँ पे, ठीक है, तो आप बोलेंगे 23 स्टूडेंट्स के हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कि ये 23 जो स्टूडेंट्स के हैं, इन सबको एक जगह मैंने उठा के रख दिया, ठीक है। अब क्या है ये, आप बोलेंगे अभी भी ये 23 पेयर में है। अब आपको बात समझ आ रही होगी। तो वहां पे हर एक सेट क्या है, जोड़े में प्रेजेंट है, जोड़े में अवेलेबल है, वहां पे पेयर में है, दैट इज डिप्लॉयड, दैट इज डिप्लॉयड केस, ठीक है। बट जब उसमें से सबके, सपोज कीजिए लेफ्ट पैर का शूज मैंने वहां से निकलवा दिया, एक साइड में सबके लेफ्ट का कर दिया, दूसरे साइड में सबके राइट का कर दिया, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब क्या होगा, 23 लेफ्ट वाले एक साइड में चले जाएंगे, 23 राइट वाले दूसरे साइड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट में आपने जो यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा हुआ है, वो ऐसा कंडीशन है, वो क्या है, यहाँ पे इस तरीके का कंडीशन है। ये होता है गेमेटोजेनेसिस के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एन मैंने लिखा है, ये हैप्लॉयड है, HAPLOID, हैप्लॉयड टर्म है, ये क्या है, हैप्लॉयड है, ठीक है। और अगर मेल या फीमेल की हम बात करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर इसके पास क्या है, यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट है, तो वो क्या है, दैट इज द केस ऑफ डिप्लॉयड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, यहाँ पे डिप्लॉयड हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इतनी एक्सप्लेनेशन सिर्फ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड समझाने के लिए दे रही थी, ठीक है। तो क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला कि 100% में से 50% कैरेक्टर्स यहाँ मूव करेंगे, कैसे 50% हो गया, अब आपको इजीली समझ आ गई होगी बात। यहाँ जो 100% था, उसमें से हाफ होके इस तरीके से 50% होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन है, ठीक है। इधर से भी 50% आएगा, यानी कि 23 इधर से भी आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 23 पेयर्स लिखा था, 46 लिखा था। यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा था, 23 पेयर्स लिखा था, 46 लिखा था। बट अब जो मैं यहाँ 50% लिख रही हूँ, ओनली 23 लिख रही हूँ मैं, और यहाँ पे भी क्या लिख रही हूँ मैं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स हैं ये। बार बार मैं जो आपको रिपीट कर रही हूँ, आप यहाँ पे बात समझिएगा, क्रोमोसोम्स हैं ये, क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो 23 हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में फ्यूजन होता है, क्या होता है, नॉट फिजन। मैंने आपको बाइनरी फिजन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजन समझा रखे हैं। फिजन एंड फ्यूजन बोथ आर डिफरेंट एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। फिजन का मतलब ब्रेक डाउन, टूट रहा था वहां पे, और फ्यूजन मतलब क्या है, यहाँ पे मिल रहे हैं, फ्यूज कर रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट मीनिंग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन के बाद क्या होगा, अब जाइगोट फॉर्म हो गया, क्या हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे ही ये जाइगोट फॉर्म हो गया, इट मीन्स कि अब यहाँ पे क्या हो गया, 23 + 23। और मैथ्स में इतना सबको आता है कि अगर आप n + n करते हैं तो क्या होता है, 2n होता है, क्या होता है, 2n होता है। तो ये क्या हो गया, आपका जाइगोट हो गया, ठीक है। तो आज के बाद से इस क्वेश्चन के आंसर में कभी भी गलती से भी मत लिखिएगा हैप्लॉयड का मतलब सिंगल सेल एंड डिप्लॉयड का मतलब डबल सेल, ये सीधा क्रॉस हो जाता है, ठीक है। इसमें कहीं से भी कुछ भी ट्रुथ है ही नहीं,
तो ये आपको सीधा क्रॉस हो जाता है, ये वाहियात आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2n हो गया, ये जाइगोट की प्लॉइडी है, और दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे बायोस्फीयर में, पूरे लिविंग सिस्टम में। ठीक है, जहां जहां पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है, सारे जाइगोट कैसे होते हैं, ऑलवेज डिप्लॉयड होते हैं। आप जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पे पूछा भी गया है प्लॉइडी के बारे में। ठीक है, और नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, आपको बहुत सारे टर्म्स दे दिए जाते हैं। सपोज दैट कि एक साइड में आपको लिख दिया गया जाइगोट, लिख दिया गया गैमेट, लिख दिया गया। कंफ्यूज करने के लिए आपको स्पर्म भी लिख दिया गया, ओवम भी लिख दिया गया, जाइगोट भी लिख दिया गया, और राइट साइड में सबकी प्लॉइडी लिखी होती है। वो हैपोजर्डली इधर उधर मैनर में होता है, सही सही नहीं होता, और उसके 4 ऑप्शंस नीचे बना दिए जाते हैं, जिसमें से आपसे पूछा ये क्वेश्चन जाता है कि इसमें से राइट मैचिंग कौन सी है। ठीक है, तो आपको बात समझ आ रही है। वहां पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा, वहां कोई तुक्का काम नहीं आता, क्योंकि अगर आप 3 जान रहे हैं, एक आपने वहां पे रॉन्ग को सिलेक्ट कर दिया है, तो आपका आंसर वहां पे रॉन्ग ही होगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैं बार बार आपको मेल फीमेल इन सब की बात कर रही थी, गेमेटोजेनेसिस के बाद ये जो 50% फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो किसके थ्रू जा रहे हैं 50% फीचर्स, स्पर्म्स के थ्रू जा रहे हैं। ह्यूमंस की एग्जांपल ले रही हूं मैं। ठीक है, सबसे इजी वही है, सबसे आसान वही आपके लिए समझने में। तो अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे स्पर्म्स है, और फीमेल का अगर हम यहाँ पे ह्यूमन फीमेल का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, ओवम है। ठीक है, तो ये क्या है, इसी के थ्रू 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं, और जिस वजह से पेरेंटल जनरेशन में, अगर ये क्या है, पेरेंट्स हैं, क्या है, पेरेंट्स हैं, तो जिसकी वजह से पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब आपकी बॉडी में जितने फीचर्स आए हैं आपके पेरेंट्स से, ठीक है, तो उसमें से गारंटीड 50% आपकी बॉडी में आपके फादर साइड से हैं और 50% मदर साइड से हैं। और ये लीड करता है बहुत सारी चीजों को, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। उस लेक्चर को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। इसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं तक नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि यही वेरिएशन को लीड करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड आपने जहां पे भी देखा था वो काफी सिंपल था। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कम टाइम लग रहा था, वो कम टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस था, जबकि ये क्या है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और हर ऑर्गेनिज्म में क्राइटेरिया अलग अलग है, बहुत सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक में और भी इंक्लूडेड है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आ गया होगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको जैसे जैसे एक्सप्लेन किया है, कोशिश कीजिएगा उन लाइंस के पॉइंट्स बनाने की, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, जैसे आप अपनी ही बात कर लीजिए, आइडेंटिकल ट्विंस की बात हम नहीं कर रहे। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा स्टूडेंट नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे, वो जाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ठीक है, बाकी मोस्टली अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो सब में डिफरेंसेस है। उसका मेन कॉज क्या है, उसका मेन कॉज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ आ रही है आपको? अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सारे फॉर्म हो रहे होते तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बोला था कि किसी को अलग अलग आधार कार्ड बनवाने की जरूरत ही नहीं थी, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, पता है आपको। अगर आप कहीं पे जाते हैं, आपका आधार कार्ड गुम हो जाता है, कहते हैं भाई ऐसा है, मुझे निकाल के दे दो, दूसरी कॉपी उसकी निकाल के दे दो। कैसे निकालते हैं आप? अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू। ठीक है, तो इसका ये मतलब है हर एक ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग अलग होता है, और उसके बेस में जब आप चल के जा रहे हैं तो क्या है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो स्टूडेंट 0 है उसको भी मेरे सारे लेक्चर्स बहुत इजीली समझ आए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस टॉपिक को सिर्फ समझा ही नहीं होगा, याद भी कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।